तो हम लोग प्रमेय 6.3 प्रूव कर चुके हैं। इसके अंदर ये बताया गया था कि यदि कोई त्रिभुज है, मतलब दो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो वह दोनों कोण क्या दिखाई दिए थे, समरूप दिखाई दिए थे। समरूप का मतलब जिनके रूप क्या होंगे, समान होंगे। रूप समान होने का मतलब आपको बता दिया गया है। कभी भी संगत कोण बराबर होने का मतलब आपको आज से क्या रखना है याद, कि समरूप त्रिभुज होंगे। और जब भी एक त्रिभुज को आप समरूप बोल रहे हैं तो समरूप बोलने का मतलब आज से समझ लीजिएगा कि जब मैं बोलूँगा कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, तो यह याद रखेंगे कि दो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इन दो चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएंगी कि संगत कोण उन दोनों त्रिभुजों के क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण आपस में बराबर, पहली बात। और अगर संगत कोण आपस में बराबर रहे तो दूसरा वाला भी अपने आप हो जाएगा कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। इन दो चीज़ें अपने आप बराबर हो जाएंगी। जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो यानी दो काम अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाओं के अनुपात, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल। यानी अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख रहे थे 6.3 हम लोगों ने देख लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोण 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 और कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, जिसके मतलब यह था कि अगर एक त्रिभुज है वह दूसरे त्रिभुज के तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, आपस में बराबर है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। और अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, समरूप त्रिभुज है, यानी वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एक दो ट्राइंगल्स का आपस में समरूप होने के लिए क्या कंडीशन पहला बताया गया है कि तीनों के तीनों कोणों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों कोण बराबर हो, समरूप हो। अगर कोण भी मतलब केवल दो ही कोण बराबर है तो भी ये आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ध्यान देंगे, दो कोण बराबर है तो भी ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएंगे ये दोनों ट्राइंगल। कैसे, देखिए ऐसे मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। क्या है, PQR। इसमें मान लेता हूँ कि B जो है वो Q के क्या है, बराबर है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और उसी तरीके से एंगल C जो है एंगल R के बराबर है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और एक का मुझे नहीं दिया गया है, मतलब केवल दो कोण बराबर कर दिया है। ठीक है, तो जब तीसरा कोण आप निकालोगे तो तीसरा कोण कितना होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, मतलब केवल दो कोण यदि बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फिर क्या लग जाएगा, कोण कोण समरूपता। देखिए कैसे, जैसे ये B और C है और ये मान लीजिए ये वाला कोण नहीं पता है, तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि अगर मैं मानूँ त्रिभुज ये है, त्रिभुज ABC को मैं लूँ, त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ूंगा, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ूं मैं तो 180 के बराबर होगा। दैट मीन्स ध्यान देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 180 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। उसी तरीके से यहाँ भी तो यही हो जाएगा, त्रिभुज PQR में अगर मैं जोड़ूँ तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों को जोड़ूंगा तो कितने के बराबर होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए तो दोनों का RHS बराबर है कि नहीं है, बराबर है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखूंगा तो लास्ट वाला यानी RHS दोनों का बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि केवल दो कोण अगर आपस में बराबर है तो किस तरह तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब मुझे ये पता है कि जहाँ पे एंगल बी लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू लिख सकता हूँ, और एंगल सी जहाँ लिखा है एंगल आर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे मैं देखूँ समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर तो रख दूँ मैं, तो एंगल ए ऐसे ही रहेगा, बी के जगह पे क्या चला आएगा मेरा भाई क्यू, और सी के जगह पे क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू क्या है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। होगा कि नहीं होगा? इस क्यू और आर को कहाँ बुला लूंगा इधर, तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ऐसे ही रहेगा। क्यू आएगा इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में था आर तो इधर आएगा तो माइनस में, और इधर क्या बचा एंगल पी। ये बताओ क्यू एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह एक ठो आर प्लस में एक ठो माइनस में तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बचा एंगल ए बराबर एंगल पी, यानी ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर दो कोण भी बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला? यदि दो त्रिभुज हैं भैया, यदि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या है बराबर हैं, तो वो दोनों कैसे कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यदि ऐसे त्रिभुज दिए गए हैं जिनकी दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है बराबर है, उस तरह तीनों कोण है, पहले वाले में तीनों कोण बराबर होने चाहिए और दूसरे वाले में सिर्फ दो कोण दिए गए, दो ही कोण बराबर है, तो भी वो दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से आप लोगों ने सीख लिया। तो समरूपता के पहले नियम को समझ लिया आपने, कोण कोण कोण, और दूसरा भी समझ लिया आप लोगों ने कोण कोण कोण। अब हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा वाला कि और कितने तरीके और है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। कोण कोण समरूपता और कोण 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 समरूपता आप दोनों सीख चुके हैं। एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल केवल ए सिमिलरिटी, यहाँ ध्यान देंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी, और यहाँ पे है ए सिमिलरिटी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिएगा अगला है प्रमेय 6.4। अब ये क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि 6.3 हम लोगों ने कर लिया है। अब इसमें क्या बता रहा है? कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या है? समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सेंटेंस में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज हैं, क्या है? दो त्रिभुज है, और इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी इनडायरेक्टली आपसे पहले का ही इनवर्स बात कर रहा है। पहले वाले में क्या बोला गया था? पहले वाले में बोला गया था कि संगत कोण यदि बराबर है तो फिर उनके क्या बोलते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? उल्टा कर दिया इसने बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात इस बार क्या है? बराबर है, और क्या है? संगत कोणों को आपको क्या करना है? बराबर करना है। और अगर आपने बराबर कर दिया तो फिर ये दोनों क्राइटेरिया किसके हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? संगत भुजा का अनुपात पहले ही बराबर है, और आपने क्या कर दिया? दूसरे से अगर ये प्रूफ कर दिया कि संगत कोणों का अनुपात भी संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है, तो इस तरीके से तो ये दोनों क्राइटेरिया किसका है? दोनों कंडीशन किसके? समरूप ट्रायंगल के है कि नहीं है? दोनों फुलफिल्ड हो जाएंगे, और वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाने लगेंगे? समरूप ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। कोई दिक्कत? चलिए प्रूफ किया जाए। चलिए तो पहले हम लोग बुक को रख देते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 6.4 क्या कह रहा है। समझ में आ ही गया होगा। 6.4 प्रमेय है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल है। भाई एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये वाला थोड़ा झुका झुका ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। पीछे तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए, लेकिन उधर पीछे से कोई आवाज़ मेरे तक नहीं आनी चाहिए। ये भी झुका झुका ट्रायंगल है। समरूप ट्रायंगल क्या है? समरूप ट्रायंगल बड़ा छोटा ही तो होता है, ए बी सी। इस बार क्या कहा इसने? इस बार इसने ये बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात, दैट मीन्स मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है कि नहीं है? तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात, दैट मीन्स ट्रायंगल ये ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर।
बराबर है BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वही पूछ रहा है कि संगत कोणों का अनुपात आपको क्या करना है? बराबर करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ये अनुपात आपको ऑलरेडी दे दिया है, ये अनुपात आपको क्या कर दिया है? ऑलरेडी दे दिया है। और जब भी अगर ये अनुपात दिया है तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फिर से वही काम करना है जो आप पहले प्रमेय 6.3 में किए थे। क्या किए थे? पहला काम क्या किए थे? मैं देखो इधर से प्रूफ करते हुए चलूंगा। अच्छा, मुझे ये तो दिया गया है, ये क्या है? दिया है ना। लाना क्या है? ये लाना क्या है? कि लाना ये है कि एंगल P जो है बराबर है एंगल A के, और एंगल Q जो है बराबर है एंगल B के, और एंगल R जो है बराबर है एंगल C के। ये क्या करना है? मुझे लाना है, यानी मैं लिख दे रहा हूँ ये लाना है, लाना है, ठीक है ना, लाना है। दैट मीन्स इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रचना। रचना किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है ना। रचना एक काम करना है, रचना करना है आपको, ठीक है ना, रचयिता बनिए। कैसे करेंगे रचना? तो वही काम, PQ भुजा की लंबाई के बराबर एक लंबाई का क्या किया आपने? एक लंबाई का सेगमेंट क्या डाला? AB पे, ठीक है ना। रचना क्या किया? PQ की लंबाई के बराबर बराबर AB रेखा पर खींचा। जो क्या हुआ? मान लो ये PQ है तो PQ पूरा थोड़ी ना होगा, इतना ही तो होगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक होगा। मान लेता हूँ यहाँ रख दिया मैंने। ये मान लेता हूँ लाइन क्या हो गया? AD, जो AD है, जो क्या होगा? AD है। AD क्या है? बराबर है बाबू PQ के। दैट मीन्स AD बराबर है किसके? PQ के, है कि नहीं है? क्योंकि इसके बराबर मैंने खींचा हुआ है, तो AD बराबर है PQ के, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात, और मैंने क्या रचना की? रचयिता है आप लोग, तो कि PQ PR के बराबर कहाँ? PAC वाले लाइन पे खींचा, यानी PR की लंबाई के बराबर AC रेखा पर खींचा। जो क्या है? जो क्या है? यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या है? E है। क्या है? E है, यानी वो क्या है? जो AE है, जो AE है। क्या है? AE है। अब मैं D और E को क्या कर दूंगा? मिला दूंगा। D और E को क्या कर दूंगा? मिला दूंगा। एक सेकेंड रुकेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने ये खींचा, इससे क्या होगा कि इससे ये हो जाएगा कि जो PR है वो बराबर हो जाएगा AE के, है कि नहीं है? हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है ना? इससे ये हुआ कि ये वाला लाइन इस वाली लाइन के क्या हो गया? बराबर हो गया। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको और इसको सर्वांग सम कर सकता हूँ? क्या मैं इसको और इसको सर्वांग सम कर सकता हूँ? क्योंकि देखो AD इज इक्वल टू क्या मिल चुका है मुझे? PQ मिल चुका है, और PR इज इक्वल टू क्या मिल चुका मुझे? A। यानी जहाँ पे PQ है, सही तरीके से लिख दो इसको, PQ जहाँ पे है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? AD लिख सकता हूँ, और जहाँ पे PR है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? A लिख सकता हूँ। मेरे पास ध्यान से देखो, ये वाला सिस्टम दिया हुआ कि नहीं दिया गया? यानी ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये वाला पोर्शन है मेरे पास। ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे बस क्या करना है? बस देखना है भाई। देखो, अगर जब तुम्हारा ये इसके बराबर हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे PQ की वैल्यू यहाँ पे AD रख सकते हैं। PQ की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? मैं AD रख सकता हूँ। और PQ की वैल्यू अगर मैं AD रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना है, AB बटा AD, AB बटा AD हो जाएगा नहीं हो जाएगा? AB बटा AD होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि PQ की जगह पे क्या डाल दो तुम लोग? AD। ये दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। भैया ध्यान देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर क्या मान रखूंगा भाई? तो मैं किसको, ठीक है देखिएगा, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रख रहा हूं मैं, तो समीकरण 2 व 3 से मैं 1 में रख रहा हूं मान, तो किसका रखूंगा? एक तो PR का मान रखूंगा और एक तो PQ का, मतलब इतने सेगमेंट को मैं उठा के रख रहा हूँ, हाँ या ना? यानी मैं लेके आऊंगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा AC अपॉन PR है, तो PR लिख दिया मैंने, लिख दिया। मतलब इस वाले को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बस मुझे इतने दोनों का यूज करना है।
अब मैं पी क्यू की जगह पे, दैट मीन्स पी क्यू है यहाँ पे, तो ए बी पी क्यू की जगह पे क्या डाल दूंगा, पी क्यू की जगह पे ए डी डाल दूंगा बराबर। ए सी ऐसे ही रहेगा, पी आर की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, ए डाल दूंगा, ए डाल दूंगा, ए ई डाल दूंगा मैं, यहाँ पे ए ई हो गया। अब अगर ए ई हो गया, ध्यान देंगे, अगर ये ए ई हो गया तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए हो रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए एक काम करिए, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर एक घटा दीजिए। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो आपको अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा। ए बी अपॉन ए डी -1 हो जाएगा बराबर, ए सी अपॉन ए में से भी -1 हो जाएगा। ए डी का गुणा 1 में हो जाएगा, दैट मीन्स ए डी का गुणा 1 में, तो ए बी माइनस ए डी हो जाएगा पूरे के नीचे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी ऐसे ही रहेगा माइनस ए ई हो जाएगा और पूरे के नीचे ए। कह रहा है कि ए बी में से ए डी घटा दीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी है, इसमें से ये वाला घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, बी डी। क्या बचेगा, बी डी बचेगा कि नहीं बचेगा, अब पूरे के नीचे ए डी बराबर। कह रहा है ए सी में से यानी पूरे में से ए ही घटा दीजिए, तो क्या बचेगा मेरे पास, ए सी पूरे के नीचे ए, और दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम। जितना समझाना है अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आ गया। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये क्या है, ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी, ये क्या है सर, ये ट्राइंगल ए बी सी के संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है। और अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात है और ये भी क्या है, आपस में बराबर है, तो इसका मतलब याद करो कौन सा थ्योरम अपने आप कंटेंट हो जाता, थेल्स का व्युत्क्रम प्रमेय, कि अगर क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात किसी त्रिभुज के बराबर है तो इसका मतलब एक लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, इसके क्या होगी, समांतर होगी। है समझ में। तो इस प्रकार में देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं पता चला, क्या पता चला, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा, तो थेल्स के व्युत्क्रम प्रमेय से ये जो DE होगा, DE हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, हाँ या ना, यानी DE पैरेलल हो जाएगा BC के, यानी ये वाली लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब अगर इसके पैरेलल हो गई भाई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा। यस आर नो, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आप कर लीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इस प्रकार एंगल बी दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी ई, और इसी तरीके से ये वाला एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ई डी के, ठीक है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ तक निकला, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट पोर्शन कर रहा हूँ, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।